हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का संजय सर क्लास के इस नए वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण नामक अध्याय। और आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से पढ़ेंगे भंवर धाराओं के बारे में। भंवर धाराएं, इसे ही फोको धारा भी कहते हैं। फोको धारा, या मैं कहूं तो इसे ईडी करंट कहते हैं। ईडी करंट। स्टूडेंट, भंवर धाराएं क्या होती हैं? स्टूडेंट, भंवर का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, भंवर का नाम आप लोगों ने जाना होगा कि भंवरें होते क्या हैं। भंवरों का यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि जो जीव जंतु होते हैं उस भंवर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। भंवर का मतलब ये होता है, आपने सामान्यतः समुद्र की लहरों को देखा होगा, या फिर आप जब किसी शांत तालाब में एक छोटा सा कंकड़ या पत्थर फेंकेंगे तो आप ये पाएंगे कि वह तालाब का शांत जल इस प्रकार से गोल गोल क्या करता है, धाराएं उत्पन्न करता है। और ये जो गोल गोल धाराएं होती हैं ना, ये धाराएं ही भंवर के समान होती हैं। और ये जब धाराएं ऐसे शुरू जब होती हैं तो ये जब अंत इनका कहाँ होता है, आकर के वापस इस गोल जगह पर इसका अंत होता है। और जब इस प्रकार से वहां अंत होता है तो ये कहलाता है भंवर धारा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि कई जगहों पर आपने इसका दूसरा प्रैक्टिकल आप देखना चाहेंगे तो एक बाल्टी में पानी ले लीजिए, पानी में हाथ डाल के पानी को ऐसे स्पीड गति से हाथ को घुमाइए। जब हाथ को आप ऐसे स्पीड गति से घुमाएंगे तो जो जल की गति है, जल में उत्पन्न जो धारा है, यही भंवर धाराएं कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा नहीं, अभी मैं जल की धारा की बात कर रहा हूँ कि जल का जो वो पानी ऐसे घूमते हुए आप ये पाएंगे उसमें कि उसके बीच का जो जगह होता है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, वो सेंटर पॉइंट पूरी तरह से खाली हो जाता है। स्टूडेंट, बड़े बड़े नदियों के अंदर में भंवर धाराएं होती हैं और गलती से उस भंवर धाराओं में अगर कोई इंसान फंस गया तो फिर उस भंवर से निकलना बहुत मुश्किल होता है। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। मतलब ये भंवर धाराएं अच्छी चीजें नहीं होती हैं। ठीक उसी प्रकार जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में भी जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब बात ये आता है कि ये चक्करदार धाराएं तो हम लोगों ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण जब शुरू किया था तब नहीं पढ़ा था, वही तो अब पढ़ना है। होता क्या है, पहले क्लास में हम लोगों ने ये देखा था, ये जाना था कि अगर हमारे पास ये कुंडली है, इस कुंडली के नजदीक में एक चुंबक है, ये चुंबक रखा हुआ है, एक चुंबक का N सिरा एक S सिरा। जब चुंबक को हम बार बार इससे नजदीक लाते हैं, इसके दूर ले जाते हैं, तो क्या होता है, चुंबक से लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से निकलती रहती हैं। तो जब हम इसके नजदीक लाते हैं तो इस कुंडली से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में वृद्धि होती है। जब हम इसको इससे दूर ले जाते हैं तो इन क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार कमी होती है।
कहने का मतलब ये है कि लगातार इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में जब परिवर्तन होता है तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जब जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तब तब उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिसे हम प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब यदि यह कुंडली जो है वो बंद है, बंद परिपथ के रूप में है, तो इस कुंडली में धारा प्रेरित होती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। ठीक है। अब प्रेरित धारा के बारे में तो हम लोगों ने पहले ही क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्या है तो स्टूडेंट, अब यह कुंडली ना होकर के हमारे पास होता है एक चालक, एक कंडक्टर होता है, एक चालक होता है, और वह चालक इस प्रकार से प्लेट के समान जगह है, एक चालक है। तो इस चालक को जब हम परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में लाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में लगातार परिवर्तन होते रहता है, ऐसे स्थान पर या ऐसे जगह पर इसको लाते हैं, तो इस चालक में क्या होता है, सर्कुलर करंट प्रवाहित होता है। सर्कुलर करंट मतलब इस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो चूंकि इस चालक में क्या है, चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वह इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक वृत्ताकार पथ पर वह गमन करने लगते हैं। वह इलेक्ट्रॉन जो होता है इस प्रकार भंवर के समान, जैसे इस जल में भंवर धाराएं उत्पन्न हुई थी, चक्करदार धाराएं उत्पन्न हुई थी, ठीक उसी प्रकार इस चालक में भी इलेक्ट्रॉन चूंकि अपने वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इस चालक में वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं। वृत्ताकार कक्ष में गति करते हैं तो जब इसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। वह प्रेरित धारा कैसे होती है, उसका जो मार्ग होता है, जल में उत्पन्न जो चक्करदार धाराएं होती हैं ठीक उसी प्रकार होती हैं। तो इस चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा ही कहलाती है क्या, भंवर धाराएं। फिर से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। क्या होता है कि जब हमारे पास कुंडली होता है तो कुंडली के समीप में हम चुंबक को सापेक्षिक गति कराते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होता है। लेकिन अगर हम कुंडली को न रख करके अब अगर हम एक धातु का प्लेट रखते हैं या हम एक चालक रखते हैं, तो चालक से बद्ध अगर हम इसको दो चुंबकों के मध्य में रख दिया जाए तो इस चुंबक से लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं तो इस चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। क्यों, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगा। और अगर यह धातु की प्लेट है या अगर यह चालक है तो इस चालक में इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉनों प्रेरित धारा के कारण इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर गमन करेंगे, और जब यह वृत्ताकार पथ पर गमन करेंगे तो यह वृत्ताकार पथ ठीक उसी प्रकार होता है जैसे जल में उत्पन्न लहरें होती हैं, जल में उत्पन्न भंवर धाराएं, चक्करदार धाराएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार होती हैं। इसलिए इस धारा को भंवर धारा कहते हैं। ठीक, अब फोको धाराएं फिर क्या है। फोको नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस भंवर धारा के बारे में जाना और सामने रखा। जब उन्होंने दुनिया के सामने रखा तो इस भंवर धारा का नाम भी उस वैज्ञानिक के नाम पे पड़ गया जिसका नाम था फोको। इसलिए इस धारा को फोको धारा भी कहते हैं। क्लियर है। अब मैं इसका परिभाषा लिख देता हूं कि इसका परिभाषा क्या होगा। इसको रफ कर देता हूं।
ये लिखा मैंने भंवर धारा का परिभाषा कि जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं और इन चक्करदार प्रेरित धाराओं को ही भंवर धारा कहते हैं। चूंकि इन भंवर धाराओं का सर्वप्रथम अध्ययन फोको नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इन भंवर धाराओं को ही फोको धारा कहते हैं। अब अगर मैं इसके प्रायोगिक प्रदर्शन के बारे में चलूं तो हमारे पास मान लीजिए एक इस प्रकार से चालक है, ये इस प्रकार से एक चालक है, ठीक है। जब इस चालक को हम सामान्य अवस्था में दोलन कराते हैं, जब हम इस चालक को सामान्य अवस्था में इस प्रकार से दोलन कराते हैं तो हम ये देखते हैं कि यह एक बार स्वतंत्र अवस्था में छोड़ने पर 10 चक्कर लगाता है। अब इसी चालक को हम क्या करते हैं, एक चुंबक के मध्य में, एक चुंबक का N ध्रुव है, एक चुंबक का S ध्रुव है, इन दोनों के बीच में लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से N ध्रुव से S ध्रुव की ओर चलती हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो हमारा चालक है, इस चालक को इन दोनों के मध्य में ला करके रख दिया। अब हमने ये देखा कि जब इस चालक को हम इन दोनों चुंबकों के मध्य ला कर रखते हैं तो जहां पर यह चालक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने में 10 चक्कर लगाती थी, अब वही चालक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर इन दोनों के बीच में 2 से 5 चक्कर ही लगाती है। ऐसा क्यों हुआ? तो जब इसका अध्ययन किया गया तो यह पाया गया कि जब हम इस चालक को इस चुंबकीय क्षेत्र में इन दोनों चुंबकों के बीच में ला करके रख रहे हैं तो जब यह चालक इन दोनों के बीच से होकर के गुजरता है, इन दोनों के बीच में यहां से चालू किए, जब यहां पर बीच में आया, ठीक है, तो जैसे ही इसके क्षेत्र में प्रवेश करेगा, इस चालक से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। भैया जब यह इन दोनों के बाहर था तो इससे कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं गुजर रही है, तब क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या है, 0 है। लेकिन जैसे ही यह इनके बीच में आएगा, इन दोनों चुंबकों के बीच में आएगा, तो होगा क्या कि इससे गुजरने वाले चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में लगातार वृद्धि होगी। जैसे जैसे इसके अंदर प्रवेश करेगा, यह चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और जब इससे बाहर निकलेगा तो भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी और अंत में 0। फिर वापस आएगा। इस प्रकार वापस आने और जाने में इसमें लगातार चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होगा तो जानते हैं कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा मतलब इस चालक में क्या उत्पन्न हो जाएगा, चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न होंगी, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। अब उत्पन्न होगी तो हम लेंज के नियम में ये जाने हैं, ये पढ़े हैं, ये समझे हैं कि इस प्रकार उत्पन्न जो प्रेरित धाराएं हैं इनकी दिशा कुछ इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह जब इसके अंदर आएगा, यह प्लेट जब इसके अंदर आएगा तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा कुछ इस प्रकार होगी कि वह इस ध्रुव का N ध्रुव का विरोध करेगा। मतलब N ध्रुव का विरोध कब करेगा, जब चालक का प्लेट, यह प्लेट का यह सिरा कैसा होगा,
एन क्षेत्र की तरह कार्य करेगा। और एन क्षेत्र की तरह कार्य कब करेगा? जब इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी। हमने पढ़ा है ना कि धारा की दिशा जब इस प्रकार होगी, अपनी उंगलियों को ऐसे मोड़िए तो ये जो होगा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चुंबकीय क्षेत्र मतलब एन से साउथ की ओर चलता है, मतलब ये सिरा क्या होगा? हमारा एन ध्रुव होगा। मतलब इसमें प्रेरित धारा की दिशा ऐसे होगी, तो इसका यह क्षेत्र जो होगा वह एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तो एन ध्रुव की भांति जब कार्य करेगा और वह इस चुंबकीय क्षेत्र में आएगा, तो उसका एन सिरा उसका क्या करेगा? आने का विरोध करेगा। जब आने का विरोध करेगा तो वो उसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब यह प्लेट इससे बाहर की ओर निकलने लगेगा, जब इसके नजदीक आया तो आने का विरोध किया, एन सिरा बना। जब यह इससे दूर जाएगा तो अब दूर जाने का भी विरोध करेगा, और जब दूर जाने का विरोध करेगा तो उसका वह सिरा किस भांति कार्य करेगा? एस ध्रुव की भांति। और एस ध्रुव मतलब धारा की दिशा ऐसे होगी, तो ये जो अंगूठा होगा वह एन ध्रुव बनाएगा, मतलब अंदर की ओर। तो अब धारा की दिशा कैसी होगी? अब धारा की दिशा इस प्रकार होगी। जब धारा की दिशा इस प्रकार होगी, एन ध्रुव अंदर मतलब एस ध्रुव बाहर, यह सिरा क्या हो गया? यस होगा। यस होगा तो एन इसको दूर जाने नहीं देगा। इस प्रकार लगातार इसकी गति में कमी आएगी, और जब कमी आएगी तो क्या होगा? इसका संख्या जो होगा कम हो जाएगा। जो 10 चक्कर लगाता था अब 10 से कम लगाएगा, 2 या 5 चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो यह सब क्यों हुआ? यह सब हुआ इस चक्करदार प्रेरित धाराओं के कारण। तो इन्हीं चक्करदार प्रेरित धाराओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं चक्करदार प्रेरित धाराओं को हम कहते हैं भंवर धाराएं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हम इस प्लेट को इसके अंदर लेकर आते हैं, जब हम इस प्लेट को इसके अंदर लेके आते हैं तो इसमें धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि इसके अंदर आने का विरोध करती है। ठीक है, जब विरोध करती है तो उस विरोध के विपरीत जब हम लाएंगे तो उसके लिए लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, और वह कार्य हमारे लिए कोई उपयोग नहीं होता। ऐसी स्थिति में ये जो धातु की प्लेटें हैं वो क्या होती हैं? एक ऊष्मा उत्पन्न करती हैं, और जब ऊष्मा उत्पन्न करती हैं तो यह P मतलब I² R कितनी ऊष्मा उत्पन्न करेगी? धारा के वर्ग इंटू उसके प्रतिरोध के बराबर। ठीक है, तो ये ऊष्मा क्या होती है? हमेशा हानि करती है। यह ऊष्मा हमेशा हानि करती है, मतलब हमको यहाँ पे नुकसान होता है। मतलब भंवर धारा से, भंवर धारा जिसका हम कुछ उपयोग करते, भंवर धारा मतलब प्रेरित धारा, इसका हम जब कुछ उपयोग करते तो उपयोग करने से पहले ही ये धातु का प्लेट ऊष्मा उत्पन्न करता है, क्योंकि इसमें कार्य करना पड़ता है। अभी इसका क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक है, जब चालक का क्षेत्रफल ज्यादा होता है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब चालक का क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो उसका प्रतिरोध कम होता है, और प्रतिरोध कम होता है तो भंवर धारा का मान अधिक होता है। और प्रतिरोध अगर ज्यादा है, अगर प्रतिरोध कम है तो भंवर धारा का मान अधिक होगा। अभी क्या है कि इस प्लेट का मान लेते हैं, क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A है। ठीक है, तो हम लोगों ने R को पढ़ा है कि R इक्वल टू क्या होता है? ρL/A। तो अगर क्षेत्रफल का मान ज्यादा है तो प्रतिरोध का मान कम होगा। प्रतिरोध का मान जब कम होगा, प्रतिरोध का मान जब कम होगा तो भंवर धारा का मान अधिक होगा। भंवर धारा का मान जब अधिक होगा तो हमको ऊष्मा के रूप में हानि भी अधिक होगी। तो हम क्या करते हैं, ये जो प्लेट है, इन प्लेटों को हम कुछ इस प्रकार से काट करके निकाल देते हैं। इन प्लेटों को कुछ इस प्रकार से हम काट करके ऐसे निकाल देते हैं। ये हमने यहाँ पे ऐसे निकाल दिया, ये निकाल दिया इस प्रकार से। अब निकाल दिया तो पहले जो क्षेत्रफल था, क्षेत्रफल अब क्या होगा? कम हो जाएगा। क्षेत्रफल अब क्या होगा?
कम हो जाएगा। जब क्षेत्रफल कम होगा, जब क्षेत्रफल कम होगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, और जब प्रतिरोध अधिक होगा तो उत्पन्न भंवर धाराओं का मान कम होगा। जब उत्पन्न भंवर धाराओं का मान कम होगा तो इससे ऊष्मीय हानि कम होगी। ठीक है, ये तो हो गया भंवर धारा से हानि। लेकिन भंवर धाराओं के लाभ भी तो होंगे, भंवर धाराओं का उपयोग भी तो किया जाता होगा। तो भंवर धाराओं का उपयोग कहाँ किया जाता है, इस टॉपिक को मैं आपको समझा देता हूँ। भंवर धाराओं का उपयोग पहले हमारे जो मीटर लगते थे, इलेक्ट्रिक मीटर जो घरों में लगते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर आप लोग देखते होंगे। पहले ये जो इलेक्ट्रिक मीटर होते थे ये कुछ अलग प्रकार के होते थे। इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर एक धातु की प्लेट होती थी जो ऐसे गोल गोल घूमती थी। ठीक है, तो उसका उपयोग कैसे किया जाता था, इसमें भंवर धारा का उपयोग उसमें कैसे होता था। उसमें इस प्रकार होता था कि जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित होने से क्या उत्पन्न होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और वह धातु की प्लेट क्या है, एक चालक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस धातु के प्लेट से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उस धातु के प्लेट में एक धारा प्रेरित होगी जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। और जब धातु की प्लेट ऐसे घूमने लगती थी तो मीटर में रीडिंग चालू हो जाता था। ठीक है, अब नॉर्मली इस प्रकार के मीटर का उपयोग नहीं किया जाता, यह मीटर पुरानी पद्धति में पहले उपयोग किया जाता था। ठीक है, मतलब सबसे पहले इसका उपयोग किसमें किया गया, प्रेरण मीटर में। कहा इसका उपयोग किया जाता है, सबसे पहले इसका उपयोग किसमें किया गया, विद्युत प्रेरण मीटर में, विद्युत प्रेरण मीटर में। ठीक है, किस प्रकार से उपयोग किया जाता है यह मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया। ठीक है, इसका दूसरा उपयोग किसमें किया जाता है, इसका दूसरा उपयोग किया जाता है ट्रेनों के ब्रेक में, ट्रेनों के ब्रेक में। अब ट्रेनों में ब्रेक कैसे लगाया जाता है, स्टूडेंट आप लोगों ने रेलगाड़ियों के नीचे जो चक्रीदार देखते होंगे, ठीक ना, जो रेल के पहिए होते हैं उसके ऊपर, इन रेल के पहियों के ऊपर जो है, ठीक है, इस प्रकार से कुंडली लगी होती है, इस प्रकार से कुंडली लगी होती है जो इसमें टच नहीं होती है, जो इसमें टच नहीं होती है। अब क्या होता है कि जब हम इस कुंडली में धारा प्रेरित करते हैं, जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा प्रवाहित के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो इस धातु की प्लेट या इस पहिए से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो उसमें भंवर धाराएं उत्पन्न होगी। क्या है, चालक है, चालक है तो उसमें प्रेरित धारा क्या कहलाती है, भंवर धारा, भंवर धारा उत्पन्न होगी। जब भंवर धारा उत्पन्न होगी तो वह उस कारण का विरोध करती है जिस कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यह जो जब इस कारण का विरोध करेगी तो यह जो गोल गोल घूम रहा है वो क्या होगा, गोल गोल घूमने का विरोध करेगा, गोल गोल घूमने का विरोध करेगा तो वह धीरे धीरे जाके रुकता है। अर्थात ट्रेनों के ब्रेक में भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है। क्लियर है। अगर मैं तीसरे पॉइंट पर आऊं तो इसका तीसरा पॉइंट कहां पे उपयोग किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है धारा मापी में, धारा मापी में। धारा मापी को जब मैं पिछले अध्याय में पढ़ा रहा था तो धारा मापी की पूरा क्रिया विधि पढ़ाया था। धारा मापी के क्रिया विधि में हम लोगों ने ये पाया था कि धारा मापी दो चुंबकों के बीच में होता है, इस प्रकार N और S के बीच में, यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पे अगर 5 एम्पियर, ये 0 है, इधर 5 एम्पियर,
तो यह क्या होता है, यहाँ से यहाँ के बीच में आकर के रुकता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि यह बीच में आकर रुकता है, इधर रुकता है, या जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो कारण है यह चुंबकीय क्षेत्र के कारण। इन दोनों के चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसको ये जब इधर या इधर चलता है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र इसके चलने का क्या करेगा, विरोध करेगा। क्यों, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन लगातार होगा। जब इधर गुजरेगा तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन, मतलब इससे बद्ध फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन मतलब इसमें प्रेरित धारा अर्थात भंवर धाराएं उत्पन्न होंगी, और यह इसके आएगा तो आने नहीं देगा, जाएगा तो जाने नहीं देगा। कहने का मतलब विरोध करेगा। विरोध के कारण इसमें क्या, यह एक जगह आकर के ठहर जाता है। अर्थात भंवर धारा का तीसरा उपयोग किसमें किया जाता है, धारामापी में। अगले उपयोग के बारे में देखें तो इसका उपयोग प्रेरण भट्ठी में किया जाता है, प्रेरण भट्ठी में। अब भट्ठी क्या होता है, भट्ठी तो आप लोग जानते होंगे ना कि जहाँ होटल होते हैं, बड़े बड़े होटल, वहां भट्टा लगाया जाता है, उसमें खाना पकाने के लिए भट्टा मतलब आग जलाया जाता है। मतलब साफ सी बात है, आग मतलब ऊष्मा उत्पन्न करना। तो इस भंवर धारा का उपयोग प्रेरण भट्ठी में किस प्रकार किया जाता है, अभी हमने देखा कि जब चालक को इन दोनों के मध्य में लाया जाता है तो इसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा हानि होती है। तो यह जो ऊष्मा है ना, यह जो ऊष्मा है, इसी ऊष्मा का उपयोग कर लिया जाता है किसमें, भट्ठे में। आखिर जब हम आग जलाते हैं, जब हम खाना पकाते हैं तो क्या करते हैं, उस आग से ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, उस ऊष्मा का उपयोग करते हैं। यहाँ भी क्या हो रहा है, ऊष्मा ही तो उत्पन्न हो रहा है। तो यह जो ऊष्मा हानि के रूप में हो रही थी, अब उस ऊष्मा का उपयोग कर लिया गया। उस ऊष्मा का उपयोग किसमा का किया गया, भट्ठी में किया गया। तो ये हो गया भंवर धारा। भंवर धाराओं का प्रायोगिक प्रदर्शन मैंने आपको बताया, भंवर धारा से होने वाली हानि के बारे में बताया, और भंवर धारा के मैंने आपको 4 उपयोग बताए। ठीक है, अब इससे संबंधित एक प्रश्न आप लोगों को, छोटा सा प्रश्न है, उसको बता देता हूं, और उसके साथ इस वीडियो को फिर खत्म करेंगे। आप इसका फटाफट फोटो ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूं। इससे पहले एक चीज आपको और बता देता हूं कि मैंने आपको ये चारों उपयोग का एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, आप इसको स्वयं से लिख के ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो आप लाइव क्लास में मेरे से पूछ सकते हैं। संजय सर क्लास के द्वारा प्रतिदिन प्रातः 8 बजे, रविवार को छोड़कर सोमवार से शनिवार प्रतिदिन प्रातः 8 बजे कक्षा 12वीं फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास संचालित की जाती है। अगर आपको इस ऑनलाइन क्लास में सम्मिलित होना है और अपना पढ़ाई जारी रखना है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम एड्रेस भेज सकते हैं, जिससे आपको प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास का लिंक प्राप्त हो जाएगा और अपना पढ़ाई आप जारी रख सकते हैं। फटाफट फोटो लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूँ। क्या है हमारे पास, इस प्रकार से एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस प्रवाहित धारा में लगातार कमी हो रही है। फिर से समझिएगा कि इस प्रकार से एक चालक है, एक वृत्ताकार इस प्रकार से लूप है, इसमें हम चालक में धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं, इस धारा में लगातार कमी हो रही है। तो हमें ये बताना है कि इसमें क्या प्रेरित धारा उत्पन्न होगा, और यदि हाँ उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, कैसे होगी। प्रश्न को फिर से समझिएगा। ऐसे प्रश्न 1 नंबर में, 2 नंबर में अक्सर परीक्षाओं में आया करते हैं। ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस धारा में लगातार कमी हो रही है। ठीक, कमी हो रही है मतलब धारा में परिवर्तन हो रहा है। अब हमारे पास एक वृत्ताकार लूप है, तो क्या इस वृत्ताकार लूप में धारा उत्पन्न होगा, क्या इसमें धारा प्रेरित होगा, और यदि धारा प्रेरित होगा तो उस धारा का दिशा क्या होगा, प्रेरित धारा की दिशा कैसे होगी। स्टूडेंट एक चीज
ध्यान रखिएगा इस प्रश्न में कि जब हम चालक में धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वह चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा। वह चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार से वृत्ताकार होगा, इस प्रकार से ऐसे वृत्ताकार होगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होगा तो इस वृत्तीय लूप से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या में क्या होगा, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा सोचिए कि यदि हमारे पास ऐसा मान लीजिए वृत्ताकार चालक होता, एक क्षेत्र रेखाएं ऐसे इससे होके ऐसे गुजरती, तो इसके कमी मतलब क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी, क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कमी मतलब फ्लक्स में परिवर्तन। क्षेत्र रेखाओं की संख्या मतलब फ्लक्स में परिवर्तन, फ्लक्स में परिवर्तन मतलब प्रेरित धारा उत्पन्न होना। यहाँ पर ये बताइए कि यहाँ पर वृत्ताकार मार्ग में ऐसे गमन करेगा तो इस वृत्तीय लूप से गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्वयं वृत्त है। अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल अगर है तो मान लीजिए मेरे पास ये एक वृत्ताकार लूप है, ये वृत्ताकार लूप है। अब जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इससे होकर के गुजरेंगी या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे अगर धारा प्रवाहित हो ऐसे नीचे से ऊपर की दिशा में, तो इससे निकलने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसी होंगी, वृत्ताकार होंगी। अब ये बाहर का अगर वृत्त है, अंदर में इस प्रकार से क्षेत्र रेखाएं होंगी, ऐसे क्षेत्र रेखाएं होंगी, ऐसे क्षेत्र रेखाएं होंगी, तो ये क्षेत्र रेखाएं इस वृत्त पर क्या प्रभाव डाल रही हैं, कोई प्रभाव नहीं डाल रही हैं। जब इस वृत्ताकार लूप पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगी मतलब इस वृत्ताकार लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और जब कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसमें प्रेरित धारा ही उत्पन्न नहीं होगी। और जब प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी अर्थात इसमें प्रेरित धारा की दिशा भी नहीं होगी। जब जो चीज उत्पन्न ही नहीं होगी उसकी दिशा क्या होगी, नहीं होगी। कहने का मतलब ये है कि इस चालक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो इससे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार पथ का अनुसरण करती हैं। और जब वृत्ताकार पथ का अनुसरण करती हैं तो इस वृत्तीय लूप से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, अर्थात इस वृत्तीय लूप में कोई भी प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होता। अब आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि उनको इस प्रकार के वीडियो हमेशा प्राप्त होते रहें जब वो सब्सक्राइब करेंगे तब। संजय सर क्लास की ओर से लगातार आप लोगों को ऑनलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है। प्रतिदिन सोमवार से लेकर शनिवार तक 8 बजे प्रातः जो भी बच्चे ऑनलाइन क्लास में मुझसे जुड़ना चाहते हैं वो नीचे दिए गए मेरे व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर डेली प्रतिदिन लिंक प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन कक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।